हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर को लेके आए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न ऑल इन वन, जो गाइड के बहुविकल्प क्वेश्चन है। उन क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट है आपका, वो सब्जेक्ट है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। तो इसके जितने भी पूरी गाइड के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुविकल्प क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है पूरी गाइड के में सभी क्वेश्चन को हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो 3 साल के पेपर हैं पीछे 16, 17, 18 उनको भी सॉल्व करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। देखिए, आपका बहुत ही कीमती समय है। आपका समय बचाते हुए हम चारों के चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन होगा, जिसका जो आंसर होगा वो हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते हुए चलेंगे। इससे ये होगा समय की बचत हो जाएगी और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के अब हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ। ये जो परिभाषा है ये आप याद करके रखिए, ये है एसएस स्टीवेंसन की। एसएस स्टीवेंसन कह रहा है मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन है। तो यह कथन एसएस स्टीवेंसन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एसएस स्टीवेंसन ने मापन के कितने स्तर बताए हैं। तो एसएस जो स्टीवेंसन है इसने मापन के 4 स्तर बताए हैं, इसलिए हम चले जाएंगे 4th ऑप्शन के साथ। मेरा काम है आपकी नज़र जो है, आपकी नज़र हर क्वेश्चन पे पड़ जाए, ठीक है। तैयारी तो आपने कर ली है, लेकिन क्वेश्चन का रिवीजन आपको करा रहा हूँ। रिवीजन के तौर पे मैं ये वीडियो लेके आया हूँ और हर क्वेश्चन पे आपकी नज़र पड़े, ताकि पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। यदि मापन में व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में विद्यमान गुण को इस प्रकार श्रेणीबद्ध किया जाए कि प्रत्येक उप श्रेणी में अंतर समान रहे, तो यह स्टीवेंसन द्वारा वर्णित किस प्रकार के मापन स्तर का लक्षण है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतरित स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको परिभाषा याद कर लीजिए। ये परिभाषा भी मेन परिभाषा है। कह रहा है मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन तथ्यों को प्राप्त कर लिया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसे आप याद करके रखिए, क्योंकि अगर मूल्यांकन की परिभाषा पूछता है तो ये बिल्कुल सरल परिभाषा आपके लिए पड़ेगी। मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन बिंदुओं को प्राप्त किया है। यह है डांडेकर का, किसकी है, डांडेकर की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि मापन के सारे यंत्र एवं साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। यह जो कथन है वो किसका है। तो ये कथन जो है वो रॉस महोदय का है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, भारत में बुद्धि परीक्षणों के मापन का श्रेय किसको जाता है। तो भारत में जो बुद्धि परीक्षणों के मापन का श्रेय जाता है वो है डॉक्टर CH राइस। बी ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है मापन की विशेषता नहीं है। देखिए, मापन वैज्ञानिक प्रगति का मुख्य आधार है, बिल्कुल सही है। मूल्यांकन की अपेक्षा कम खर्चीला है, बिल्कुल सही है। और मापन मूल्यांकन में सहायक है, बिल्कुल सही है। लेकिन मापन की विशेषता नहीं है, मापन निदानात्मक होता है। ये क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में है और क्वेश्चन भी नेगेटिव फॉर्म में है और इसका आंसर भी नेगेटिव फॉर्म में है, इसलिए हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। सारे के सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा, बस आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। मापन के चरों की संख्या होती है, तो मापन के जो चर होते हैं वो होते हैं 2। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति की विभिन्न रुचियों, क्षमताओं आदि का अध्ययन कर उसके लिए विषय निश्चित करना मापन के किस कार्य के अंतर्गत आता है। देखो, व्यक्ति के विभिन्न रुचियों की बात कर रहा है, ये क्षमताओं की बात कर रहा है, आदि का अध्ययन कर उसके विशेष विषय निश्चित करना है। मापन के किस कार्य के अंतर्गत आता है। तो ये आता है सलाह देना, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किसको जाता है। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, ये जाएगा बुंट के लिए। मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, वो जाता है बुंट को, विलियम बुंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन एक प्रक्रिया है। तो मूल्यांकन एक नियमित प्रक्रिया है, जी नहीं। विकासात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल नहीं। खंडित प्रक्रिया है, बिल्कुल नहीं। मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सामान्यीकृत मापन का दूसरा नाम है। तो सामान्यीकृत मापन का जो दूसरा नाम है वो है मानसिक मापन। हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, विभिन्न व्यक्तियों के मध्य अंतर एवं समानता ज्ञात करके मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग करना, मापन के किस कार्य के अंतर्गत आता है। तो ये हो जाएगा तुलना करना, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मापन होता है। तो जो मापन होता है वो होता है मात्रात्मक। मापन कैसा होता है, मापन मात्रात्मक होता है। इस पे भी स्टार लगाओ, क्वेश्चन आपका अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 15वां। मूल्यांकन की सहायता से परीक्षण प्राप्तांकों की व्याख्या हेतु प्रासंगिक मानकों का निर्माण करना मूल्यांकन के निम्न उद्देश्य एवं कार्य के अंतर्गत आता है। तो ये आता है मानकीकरण। किसके द्वारा, किसके अंतर्गत आता है, मानकीकरण के अंतर्गत। इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है आपका 16वां क्वेश्चन कह रहा है, विद्यालय द्वारा हुए बालक के व्यवहार परिवर्तन के विषय में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। तो ये कथन किसका है, ये कथन है क्यूनिन तथा हन्ना का। इसलिए हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर 17, इस पे आप स्टार लगाओ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है, तो ये है क्रॉनबेक की। ये इम्पोर्टेंट परिभाषा है, इसे आप रट के रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है। यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। किस आयोग में कहा गया है, ये कथन है। तो ये किस आयोग में कहा गया है, ये कहा गया है कोठारी आयोग में। सी ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, मूल्यांकन विद्यालय कक्षा तथा स्वयं के द्वारा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के संबंध में छात्रों की प्रगति की जांच है। मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को अग्रसर एवं निर्देशित करना है। इस प्रकार मूल्यांकन एक नकारात्मक प्रक्रिया ना होकर एक सकारात्मक प्रक्रिया है। ये किसका कथन है, तो ये है जेम्स एम ली का, जेम्स एम ली। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन मैं एक ही वीडियो में आपके विकल्प वाले करा दूंगा, कहीं पे भी जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मूल्यांकन एक समावेशित धारणा है जो इच्छित परिणामों के गुण, महत्व, प्रभावशीलता का निर्णय करने के लिए समस्त प्रकार के प्रयासों एवं साधनों की ओर संकेत करता है। यह वस्तुगत प्रमाण तथा आत्मगत निरीक्षण का मिश्रण है। यह संपूर्ण एवं अंतिम अनुमान है। कथन किसका है, तो यह कथन है बेसले का। डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। तो 20 क्वेश्चन हो गए। देखिए मापन जो होता है, मापन कैसा होता है, मात्रात्मक होता है। ये आप रट के रखिए। अगला जो परिभाषा है आपकी, मापन की प्रक्रिया में किसी घटना या तथ्य के विभिन्न आयामों के लिए प्रतीक निश्चित किए जाते हैं ताकि उस घटना या तथ्य के बारे में यथार्थ निश्चित किया जा सके। यह कथन किसका है, तो ये कथन है ब्रेडफील्ड तथा मोरडॉक का। पहला वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अधोपांत शिक्षक कक्ष में करता है। यह कथन किसका है, तो ये कथन है वो रूसो महोदय का है। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अधोपांत शिक्षक कक्ष में करता है। यह कथन किसका था, तो ये रूसो का है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, अधिगम के परिणाम के निर्धारण में मूल्यांकन की तकनीक विशेष
के चयन में निम्नांकित का ध्यान रखा जाता है। तो किसका ध्यान रखा जाता है? अधिगम अनुभव का? जी नहीं। पाठन का विषय? बिल्कुल नहीं। पढ़ाने की विधि? बिल्कुल नहीं। शैक्षिक उद्देश्यों का ध्यान रखा जाता है, इसलिए हम ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर। स्कूलों में भर्ती तथा प्रोन्नति का निर्णय के आधार पर लिया जाता है। किसके आधार पर लिया जाता है? यानी स्कूलों में भर्ती और प्रोन्नति का निर्णय जो है वो मूल्यांकन के परिणाम के आधार पर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है मूल्यांकन के परिणामों को अधिक विशिष्ट और सही बनाने के लिए शैक्षिक उद्देश्यों से तुलना करने से पूर्व अधिगम अनुभव को मापते हैं। क्या करते हैं हम? पूर्व अधिगम अनुभव को क्या करेंगे? मापेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन लाभदायक है क्योंकि यह उनको आगे अधिगम के लिए क्या करता है? अभिप्रेरित करता है, इसलिए हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। देखिए इस प्रकार से हमारी जो पहली यूनिट थी वो पहली यूनिट कंप्लीट होने के कगार पे आ चुकी है। ठीक है। 28वां क्वेश्चन देखिए स्कूल में शैक्षिक मूल्यांकन किया जाता है। तो स्कूल में जो शैक्षिक मूल्यांकन किया जाता है वो किस बेस पे किया जाता है, ये बात यहाँ पे हो रही है। तो देखो पहला ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, अंत में शैक्षिक मूल्यांकन किया जाता है अंत में, अर्थात अधिगम अनुभव देने के पश्चात तथा शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित करने के पश्चात। बिल्कुल सही है। प्रारंभ में उद्देश्यों के निर्धारण करते समय और अधिगम अनुभव प्रदान करते समय, इसलिए उपयुक्त सभी स्तरों पर ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। एक अच्छी मूल्यांकन योजना निम्नांकित को ध्यान में रखती है। तो अच्छी मूल्यांकन योजना किसको ध्यान में रखती है ये बताना है। तो ये बालक के विकास के समस्त पक्षों को ध्यान में रखती है, चाहे वो ज्ञानात्मक हो, चाहे वो आपका मनोज्ञात्मक हो। बीएस ब्लूम के तीनों पक्षों का ये ध्यान रखती है, चाहे वो संज्ञानात्मक पक्ष की बात करें। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। तो मापन का जो सामान्य सिद्धांत की बात कर रहा है ये गणित से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। तो शैक्षिक उद्देश्य के अंग बालक है, समाज है और विषय वस्तु है, इसलिए उपरोक्त सभी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाले क्षेत्र हैं। तो ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और क्रियात्मक क्षेत्र, उपरोक्त सभी। आपने अगर बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी अभी तक नहीं याद करी है तो मैंने टॉप साइकोलॉजी की एक प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट पे जाके आप अच्छे से बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी को मैंने ट्रिक के माध्यम से समझाया है और 5 मिनट के अंदर अंदर उस ट्रिक से पूरी सारणी आपको याद हो जाएगी। तो जल्दी से जाइए टॉप साइकोलॉजी पे प्लेलिस्ट पे और वहाँ से पढ़ लीजिए। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। तो बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, ये है भाग विस्तार नहीं होगा, जबकि अनुवाद होगा, विवेचना होगा और अनुप्रयोग भी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है। तो शैक्षिक मूल्यांकन का अंग क्या है? अधिगम अनुभव। देखो यहाँ पे और नहीं होगा, व्यवहारात्मक अनुभव नहीं है, प्रेरणात्मक अनुभव नहीं है, स्मृति अनुभव नहीं है, जबकि अधिगम अनुभव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये स्टार लगाओ, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किया है, 60 अंक का प्राप्त करना क्या है? तो 60 अंक का प्राप्त करना क्या है? मापन है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो मूल्यांकन प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार से जो हमारी पहली यूनिट थी ये पहली यूनिट जो है वो समाप्त हो गई। अब दूसरी यूनिट का पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है मापन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना में एनसीईआरटी ने एक शैक्षिक सत्र कोर्स को कितने सेमेस्टर में विभाजित किया है? तो कम से कम ये 2 सेमेस्टरों में विभाजित इसे किया है। नेक्स्ट है मूल्यांकन संबंधित है। तो मूल्यांकन संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें। ठीक है, सभी से है।
अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ी सी पीडीएफ धूमिल है लेकिन हम बोल के समझा देंगे, आपको समझ जाना। शिक्षा एवं मूल्यांकन दोनों क्या है, साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। अगला है भावात्मक पक्ष के स्तर से संबंधित है। तो मूल आंकना, ग्रहण करना और अनुक्रिया, ये तीनों भावात्मक पक्ष के स्तर से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो है बीएस ब्लूम ने संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है। तो बीएस ब्लूम ने संज्ञानात्मक पक्ष है उसके उद्देश्यों को 6 वर्गों में विभाजित किया है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विश्लेषण का संबंध किससे है। तो विश्लेषण का संबंध है आपका ज्ञानात्मक पक्ष से, ठीक है। ज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर है, तो ज्ञानात्मक पक्ष का जो उच्चतम स्तर है वो है मूल्यांकन। क्या है, मूल्यांकन। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जब आप बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। टॉप साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर जाके खोल लीजिए, वहाँ से आप बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी को अच्छे से पढ़ लीजिए। ट्रिक के साथ मैंने समझाया है। डॉक्टर ब्लूम तथा उनके सहयोगी ने भावात्मक पक्ष के शैक्षिक उद्देश्यों को कितने वर्ग में बांटा है। तो इसके भी 6 वर्ग हैं। अनुक्रिया के कितने स्तर होते हैं। तो अनुक्रिया जो है, रिस्पॉन्स जो है, उसके 3 स्तर होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उद्दीपन या उत्तेजना किसका प्रथम चरण है। तो उद्दीपन और उत्तेजना जो है वो कौशलात्मक पक्ष का चरण है। किसका है, कौशलात्मक पक्ष का चरण है। यहाँ पे आप अपने माइंड को कनेक्ट करके रखिए और सिर्फ आप ये जांचते हुए चलना कि हमने जो पढ़ा है, यानी आपने जो पढ़ा है वो बिल्कुल पढ़ा हुआ ज्ञान आपके काम आ रहा है या नहीं, मैच कर रहा है या नहीं। मूल्यांकन प्रक्रिया में कौन कौन से अंग आते हैं। तो मूल्यांकन प्रक्रिया में शिक्षण उद्देश्य आता है, व्यवहार परिवर्तन आता है, अधिगम क्रियाएं यानी अनुभव आता है। इस प्रकार डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। तो व्यक्तित्व के सभी पक्षों का जब मूल्यांकन होगा तो वह मूल्यांकन कहलाएगा व्यापक मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ये भी बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी से है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है। तो यह है संज्ञानात्मक पक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कौन सा है। तो ये भावात्मक पक्ष है। जब भी रुचियों की बात करें, संवेग की बात करें, मनोवृत्तियों की बात करें तो ये डायरेक्ट आप समझ जाना ये भावात्मक पक्ष की चर्चा हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। तो व्यापक मूल्यांकन जब किया जाएगा तो व्यक्तित्व के सभी पक्षों का किया जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है। तो संज्ञानात्मक पक्ष में कौन कौन आता है, ज्ञान भी आता है, बोध भी आता है, अनुप्रयोग भी आता है, इसलिए उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन क्या कहलाता है। तो सतत जो मूल्यांकन होता है वो नित्य प्रतिक्रिया किया जाने वाला मूल्यांकन है, यानी कह सकते हो आप लगातार करने वाला मूल्यांकन जो होता है वो सतत मूल्यांकन होता है। जो प्रतिदिन मूल्यांकन किया जाता है वो सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है भावात्मक पक्ष कहलाता है। तो देखो यहाँ पे व्यक्ति की रुचियों आ रहा है, संवेगों आ रहा है और मनोवृत्तियों आ रहा है। जहाँ रुचि, संवेगों, मनोवृत्तियों की बात होगी तो वहाँ उपयुक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा। ये भावात्मक पक्ष की बात हो रही है। अगला क्या है, अगला है सतत मूल्यांकन का परिणाम विद्यार्थियों को क्या करता है, आत्म मूल्यांकन की ओर ले जाता है। सतत मूल्यांकन का परिणाम है वो विद्यार्थी को आत्म मूल्यांकन की ओर अग्रसर करता है। अगले क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ। क्वेश्चन नंबर 20, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ होता है। तो सतत एवं जो व्यापक मूल्यांकन है इसका आरंभ होता है 2009 से। अगला क्वेश्चन देखिए 21वां क्वेश्चन, ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी जो विकसित हुई है ये हुई है 1956 में। इस पे आप लगाओ स्टार। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22,
व्यापक मूल्यांकन का आशय है। तो व्यापक मूल्यांकन जो होता है वो व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन करता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से है। तो संज्ञानात्मक पक्ष से है वो है समझ का। किसका है? समझ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः 3 क्रियाएं होंगी। कितनी? 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से है। तो भावात्मक पक्ष से देखिए रुचियों आ गया। जहाँ रुचियों, मनोवृत्तियों, भावनाओं की बात होगी वहाँ कौन सा आएगा? भावात्मक पक्ष। अब देखो हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर ली, ये तीसरी यूनिट के ऑप्शन जो हैं, ऑब्जेक्ट हैं, वो शुरू हो गए। तो वीडियो को आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। कह रहा है परिणामात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रयोगात्मक परीक्षा, ये सभी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, प्रायोगिक मूल्यांकन को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो जो प्रायोगिक मूल्यांकन है उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, गुणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो गुणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आपका प्रश्नावली भी आती है, जांच सूची भी आती है और साक्षात्कार भी आता है। इस प्रकार से उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उत्तरदाताओं की संख्या के आधार पर साक्षात्कार होता है। तो उत्तरदाताओं की संख्या के आधार पर जो साक्षात्कार होता है वो होता है कितना? 2। उत्तरदाताओं की संख्या के आधार पर साक्षात्कार होता है 2। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ। साक्षात्कार आमने सामने होने वाला वह वार्तालाप है जिसका उद्देश्य तथ्यपूर्ण सूचना प्राप्त करना होता है। यह कथन किसका है? तो ये चैपलन का है। किसका है? चैपलन का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि उद्देश्यों के आधार पर साक्षात्कार कितने प्रकार का होता है। तो उद्देश्यों के आधार पर जो साक्षात्कार है वो 3 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है, आंकलित मूल्यांकन का दूसरा नाम है। तो आंकलित मूल्यांकन है उसका जो दूसरा नाम है वो योगात्मक मूल्यांकन है। कौन सा मूल्यांकन है? योगात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट है रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन को संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन को संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 9 देखिए। क्वेश्चन 9 कह रहा है बूझो कौन प्रविधि का विकास किसने किया। तो बूझो कौन प्रविधि का जो विकास है वो करा है हार्टसोन एवं ने। अगला क्वेश्चन है निर्धारण मापनी कितने प्रकार की होती है। तो जो निर्धारण मापनी है ये 5 प्रकार की होती है। निर्धारण मापनी कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो में आप बने रहिए, सारे के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में मैं करा दूंगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, निर्धारण मापनी किसी वस्तु के सीमित पक्षों अथवा व्यक्ति के गुणों का गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करती है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है बेस्ट का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मूल रूप में प्रश्नावली उत्तेजकों का एक समूह है जिसका प्रयोग शिक्षित व्यक्तियों पर उन उत्तेजकों के प्रति उनके शाब्दिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ये कथन किसका है? तो ये है लुंडबर्ग का। इसमें हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 13वां क्वेश्चन। तो 13वां क्वेश्चन देखिए क्या है, निरीक्षण विधि उस मार्ग को दर्शाती है जिस पर चलकर सत्य की खोज की जाती है। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया है। निरीक्षण विधि उस मार्ग को दर्शाती है जिस पर चलकर सत्य की खोज की जाती है। तो ये है चार्ल्स गिड्डे का। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा, सत्र के अंत में किया जाने वाला जो मूल्यांकन होता है वो वार्षिक मूल्यांकन होता है और प्रायोगिक मूल्यांकन है, यानी जिसमें प्रैक्टिकल होता है। वो कौन कौन से विषय हैं? तो विज्ञान, भूगोल और कृषि ये है। हिंदी संस्कृत में है नहीं, दर्शन शास्त्र में है नहीं, इतिहास नागरिक में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 16, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। तो वो है रचनात्मक मूल्यांकन।
संपर्क के स्वरूप के आधार पर साक्षात्कार जो होता है वो होता है 3 प्रकार का। संपर्क के स्वरूप के आधार पर जो साक्षात्कार होता है वो कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि संपर्क के स्वरूप के आधार पर साक्षात्कार के अंतर्गत आता है। तो देखो, अल्पकालिक साक्षात्कार, पुनरावृत्ति साक्षात्कार, दीर्घकालिक साक्षात्कार, उपरोक्त सभी। 19वां क्वेश्चन भी आपके सामने है। 19वां क्वेश्चन समझिए, औपचारिकता के आधार पर साक्षात्कार के अंतर्गत आता है। तो औपचारिकता के आधार पर साक्षात्कार के अंतर्गत औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का साक्षात्कार आता है। क्वेश्चन नंबर 20, रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन में बच्चे के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है, रचनात्मक मूल्यांकन में बच्चे के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। अगला क्वेश्चन वही आ गया, देखिए, विज्ञान, भूगोल और कृषि विषय कैसे होते हैं? ये प्रैक्टिकली होते हैं, सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक मूल्यांकन वाले। क्वेश्चन नंबर 22, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं होती। तो समय की मितव्यता होती है, फलांकन की सुगमता होती है, पाठ्यक्रम की व्यापकता होती है, लेकिन रचना और प्रशासन की सुगमता नहीं होती। ये गलत है, इसलिए यही हमारा सही है, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन उसने पूछा था। बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु तैयार किया जाता है। तो क्या तैयार किया जाता है? ये किया जाता है छात्र प्रोफाइल। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 24, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान और कौशल अर्जित किया है? तो ये मापक के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर सी। देखो, वो भी यूनिट आपकी समाप्त हो गई, अब नेक्स्ट यूनिट आपकी शुरू हो रही है। तो वीडियो को लाइक नहीं करा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अब न्यू यूनिट। उत्तम परीक्षण की तकनीकी विशेषताओं में कौन सी विशेषता शामिल नहीं है? तो देखो, जो उत्तम परीक्षण होता है ना, उत्तम परीक्षण में विविधता, विश्वसनीयता और वैधता ये सभी विशेषताएं हैं, लेकिन जो व्यापकता है ये विशेषता नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापकता, क्योंकि नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट है एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी टेस्टिंग नामक पुस्तक है। तो ये किसकी है? ये क्रॉनबेक की है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक विशेषता क्या है? तो उत्तम परीक्षण की जो व्यवहारिक विशेषता की पूछ रहा है, तो उद्देश्यपूर्णता है, व्यापकता है, मितव्ययता है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है वैधता वह सीमा है जिस सीमा तक परीक्षण वही मापता है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है क्रॉनबेक का। वैधता वह सीमा है जिस सीमा तक परीक्षण वही मापता है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है। तो ये कथन किसका है? क्रॉनबेक का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किसके द्वारा शिक्षण एवं अधिगम में सुधार लाया जा सकता है? तो किसके द्वारा शिक्षण एवं अधिगम में सुधार लाया जा सकता है? तो वो है मूल्यांकन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7, पुनर्बलन अनुक्रिया का परिणाम है जिससे भविष्य में उस अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ती है। तो ये कथन किसका है? ये है WF हिल का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका उपचारात्मक शिक्षण। स्टार लगाओ इस क्वेश्चन पे। उपचारात्मक शिक्षण उचित रूप से निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है। ये कथन किसका है? तो ये योकम एवं सिम्पसन का है। क्वेश्चन नंबर 9, उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में उत्तम शिक्षण है जो विद्यार्थियों को अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्रदान करता है और जो सुप्रेरित क्रियाओं द्वारा उसको अपनी कमजोरियों के क्षेत्र में अधिक योग्यता की दिशा में अग्रसर है। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो आपका बिलेयर एवं जोन्स का है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, अब आप कहोगे इस पे निशान लगे हुए क्यों हैं? तो ये गाइड से हमने PDF बनाई है, तो गाइड में जो पेन से निशान थे तो उसमें निशान तो आए ही गए, ये निशान नहीं हटने वाले। टीचिंग लर्निंग एवोल्यूशन इज ए कॉन्टिन्यूअस, यह एक किसके लिए कहा गया है?
तो ये शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन तीनों के लिए कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, मूल्यांकन को छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षा उद्देश्यों की सीमा को ज्ञात करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ये कथन किसका है? ये है नार्मन ई ग्रोनलुंड का। अगला क्वेश्चन नंबर 12, मूल्यांकन की विधियां हैं। तो मूल्यांकन की कौन सी विधियां हैं? सतत मूल्यांकन और मासिक मूल्यांकन में पुनर्बलन। तो ये दोनों सही हो जाएगा, आ और बा। क्वेश्चन नंबर 13, आधार रूप में निदान एवं उपचार साथ साथ चलते हैं, ये किसका कथन है? तो ये स्किनर का है। इस क्वेश्चन पे भी आप स्टार लगाओ। आधार रूप में निदान एवं उपचार साथ साथ चलते हैं, ये कथन किसका है? ये स्किनर का है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निदानात्मक परीक्षण सत्र निर्माण के लिए प्रथम सोपान कौन सा है? तो निदानात्मक परीक्षण सत्र निर्माण के लिए जो प्रथम चरण है या प्रथम सोपान है, ये एक छात्र का चुनाव है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ब्लूप्रिंट, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ। ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? तो प्रश्न पत्र निर्माण से है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16, इस क्वेश्चन पे भी आप स्टार लगाओ। छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला जो शिक्षण कहलाता है वो उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ छात्रों की त्रुटियों का या कठिनाइयों का पता लगा रहे हैं और उसका उपचार नहीं कर रहे हैं तो वो कहलाएगा निदानात्मक शिक्षण। लेकिन पता लगा कर अगर आप उपचार कर देते हैं तो वही कहलाता है उपचारात्मक शिक्षण। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये रॉस महोदय का है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये किसका है? ये रॉस का है। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं, तो प्रश्नों के 4 पक्ष होते हैं। अगला है विशेषता नहीं है, यानी उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन है नेगेटिव फॉर्म में। तो वैधता है, विश्वसनीयता है, वस्तुनिष्ठता है, लेकिन कठोरता नहीं है। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, कठोरता, क्योंकि क्वेश्चन जो दिया है नेगेटिव फॉर्म में। अगला है उत्तम परीक्षण की विशेषता है। तो उत्तम परीक्षण की विशेषता वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, यानी उपरोक्त सभी। चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है। तो उपचारात्मक शिक्षण जो है वो बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अगर बच्चों की कोई त्रुटियों का पता लगा रहा है या कठिनाइयों का पता लगा रहा है कि बच्चे को पढ़ने में कहाँ कहाँ कठिनाई आ रही है, तो पता लगाना निदान कहलाता है। और पता लगा के कठिनाइयों या फिर त्रुटियों को दूर कर दे, शिक्षक दूर करता है, तो वो उपचारात्मक परीक्षण के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन वही आ गया। रॉस का कथन क्या है? बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में कौन नहीं है? नेगेटिव फॉर्म की बात कर रहा है। तो उपचारात्मक में वाचन है, लेखन है, अंकगणित है, लेकिन निरीक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि भाई जो अभिलेख है, अभिलेख एक प्रकार का होता है। तो जो अभिलेख है, अभिलेख एक प्रकार का साक्ष्य होता है। क्या होता है? साक्ष्य, ना कि योजना होता है, ना कि मूल्यांकन, और उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है निबंधात्मक जो परीक्षण है उसके प्रश्न है। तो निबंधात्मक जो परीक्षण होता है उसके जो प्रश्न होते हैं वो उदाहरणात्मक प्रश्न होते हैं। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 26, किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने में उस वस्तु विचार क्रिया कहाँ तक उपयोगी है, यह निर्णय क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विश्वसनीयता। आप 1 से 2 बार अगर वीडियो देख लोगे तो सारे के सारे ऑप्शन आपके क्लियर हो जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन आपका पेपर में नहीं छूटेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन समझो। प्रयुक्त अनुसंधान के नाम से भी जाना जाता है। तो जो प्रयुक्त अनुसंधान को प्रयोग अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका मौलिक अनुसंधान को अनुसंधान भी कहते हैं। तो मौलिक जो अनुसंधान होता है उसे विशुद्ध अनुसंधान कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है।
अगला है अनुसंधान के प्रकार। तो जो अनुसंधान के प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, अनुसंधान को समस्याओं के अध्ययन की उस विधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें समाधान को आंशिक या पूर्ण रूप से तथ्यों के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन मुनरो का है। क्वेश्चन नंबर 5, ये नेक्स्ट यूनिट आपकी शुरू हो गई है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले व्यवस्थित प्रयास को अनुसंधान कहते हैं। ये कथन किसका है? तो ये रेडमन तथा मोरी का है। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ। कह रहा है रिसर्च इन एजुकेशन नामक पुस्तक, तो ये जॉन डब्ल्यू बेस्ट और जॉन बी कॉन, इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जो अभ्यासकर्ता के लिए किया जाता है। तो ये है एस के मंगल। क्या हो जाएगा? एस के मंगल। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिए। इससे क्या होगा कि हर बच्चे तक आराम से वीडियो पहुंच जाएगी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने तथा समाधान हेतु, क्या कह रहा है? समाधान हेतु किया जाने वाला शोध क्या कहलाता है? ये क्रियात्मक शोध कहलाता है। अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। तो शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक जो अनुसंधान है उसका प्रयोग किया जाता है स्टीफन एम कोरेक ने किया था। अनुसंधान का प्रयोग किया था तो स्टीफन एम कोरे ने। अगला क्वेश्चन देखिए, जो क्रियात्मक अनुसंधान है, क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? तो क्रियात्मक अनुसंधान है एक सीखने का तरीका है। अगला क्वेश्चन है 11वां, क्रियात्मक अनुसंधान एक सीखने का तरीका है, किसने कहा है? तो स्टीफन एम कोरे ने कहा है। किसने? स्टीफन एम कोरे। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक कार्यक्रम के उत्थान में कल्पनाशील युक्ति है। तो कल्पनाशील युक्ति क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया था? तो किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया था? उन्होंने किया था क्रियात्मक शोध। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14, क्रियात्मक शोध का अधिकार है। तो क्रियात्मक शोध का अधिकार है, तो इसमें देखिए क्या है? शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, छात्रों तथा ए बी ऐसे सभी को है। क्रियात्मक शोध का अधिकार किसको है? शिक्षकों को भी है, प्रधानाध्यापक को भी है, छात्रों को भी है और ए बी ऐसे को भी है। अगला क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है। तो जो क्रियात्मक शोध है, शोध में शोधकर्ता होता है उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए थोड़ी सी पीडीएफ भद्दी है, यहाँ पे मैं बोल के आपको समझा दूंगा। क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग होता है तो शिक्षण सुधार हेतु, शिक्षण में परिवर्तन हेतु, विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या हेतु, इसलिए उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है अनुसंधान केवल सत्य की खोज मात्र नहीं है वरन यह एक दीर्घकालिक, गहन और सौउद्देश्यपूर्ण खोज है। तो किसके अनुसार है? देखिए ये है वेबस्टर न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका क्रियात्मक अनुसंधान व्यक्ति में उत्पन्न करता है। तो जो क्रियात्मक शोध है वो व्यक्ति में उत्पन्न क्या करेगा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करेगा। क्वेश्चन नंबर 19, किसी तत्कालिक समस्या के समाधान के उद्देश्य से उसी स्थान पर किए गए शोध को सामान्यतः शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। ये किसने कहा है? तो ये हैं मौली महोदय। कौन है? मौली महोदय। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है वो है क्रियात्मक अनुसंधान के परिणाम। क्रियात्मक अनुसंधान के परिणाम शैक्षिक कार्यक्रम प्रभाव डालते हैं
तो ये प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, ये प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल सही ऑप्शन आपका होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 21। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, ये कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ का आशय पक्षपात या पूर्व धारणा आत्मनिष्ठ व्याख्या से मुक्त होने से है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है चैपलिन ने। किसने कहा है? चैपलिन ने। यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है? तो क्रियात्मक शोध है, इसके प्रवर्तक है स्टीफन एम कोरे। कौन है? क्रियात्मक शोध के जो प्रवर्तक हैं वो हैं स्टीफन एम कोरे। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पे भी आप स्टार लगाओ। क्वेश्चन कह रहा है प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की जो पुस्तक है वो कौन सी है? तो टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। कौन सी है? टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस, ये वाली बुक है। चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन पे आप और स्टार लगाइए, ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। ये तो उससे भी बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। समस्या हमारी और हल भी हमारा है। ये क्या है? ये क्रियात्मक शोध है। क्या है? क्रियात्मक शोध है। अगला क्वेश्चन है परिकल्पना होती है। क्या कह रहा है? परिकल्पना होती है। परिकल्पना होती है समाधान का पूर्व अनुमान। जो परिकल्पना क्या है? परिकल्पना है समाधान का पूर्व अनुमान है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। तो क्रियात्मक शोध है, उसका मूल आधार होता है समस्या हमारी और हल भी हमारा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है? तो देखो, समय अधिक लगता है। जी नहीं। इसका उद्देश्य नए सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है, या फिर सामान्यीकरण नए सिद्धांतों के रूप में होता है, या समस्याएं अनुभवजन्य होती हैं। तो हम ये डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, समस्याएं अनुभवजन्य होती हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। तो क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का जो प्रस्तावित उत्तर है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है परिकल्पना। क्या कहलाएगा? परिकल्पना कहलाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में नई यूनिट आपकी आ गई, शैक्षिक नवाचार। तो नवाचार के बारे में पढ़ते हैं। नवाचार एक विचार है, व्यवहार है अथवा वस्तु है जो नवीन है तथा वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टिकोण से भिन्न है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है H.G. बार्नेट का। किसका है? H.G. बार्नेट। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, बेहतरीन क्वेश्चन है। नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। यह कथन किसका है? तो ये है E.M. रोजर्स का। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, तृतीय यूनेस्को सम्मेलन का वर्ष है। तो तृतीय जो यूनेस्को सम्मेलन का वर्ष है वो है 1971। तृतीय की बात कर रहा है, तृतीय यूनेस्को सम्मेलन का वर्ष 1971। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है नवाचार एक विचार है, एक अभिवृत्ति है, कौशल युक्त एक यंत्र है। इनमें दो या दो से अधिक ऐसे तत्व हैं जिन्हें व्यक्ति ने या संस्कृति ने पहले व्यवहारिक रूप से अपनाया है। यह कथन किसका है? यह है H.S. भोला का कथन है। ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। नवाचार एक ऐसा नवीन एवं विशेष परिवर्तन है जो समझबूझकर किया गया है। उद्देश्य प्राप्ति की दृष्टि से यह परिवर्तन अथवा विधियों की अपेक्षा अधिक प्रभावकारी समझा जाता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो M.B. माइलैक्स का है। किसका? M.B. माइलैक्स। ये कथन तो आपको सारे याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति नवीन नहीं है? नवीन का मतलब है नई नहीं है। तो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति नवीन तकनीकी है, वैज्ञानिक नवीन है, सामाजिक नवीन है, लेकिन आशावादी है, ये बहुत पुरानी तकनीकी है। अगला देखिए,
शिक्षा के न्यूनतम आयाम का भाग नहीं है। यह भी क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में है। तो सतत शिक्षा है, जनसंख्या शिक्षा है, पर्यावरण शिक्षा है, लेकिन शिक्षकों के वेतन का पुनर्निर्माण ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से नवाचार की कौन सी विशेषता है? नवाचार की मतलब नई योजना, मतलब नए प्रकार से सोचना या नए ढंग की तकनीकी को अपनाना, इसे नवाचार कहते हैं। ठीक है, तो जिसे नया समझा जाए बिल्कुल सही है। प्रयासपूर्ण किया जाने वाला कार्य बिल्कुल सही है। वर्तमान परिस्थितियों में सुधार लाने का प्रयत्न बिल्कुल सही है। तो हम डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। शैक्षिक नवाचार अथवा शैक्षिक नवीन विधियों को जानने के स्रोत हैं। तो शोध पत्रिकाएं हैं, शिक्षा प्रसार सेवा विभाग है, शिक्षा संबंधी पत्रिका है, उपरोक्त सभी के साथ जाएंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है, मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। ये किसका है? ये क्रोनबेक का है। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गए, जो रिपीट हो गए वो हम आपको नहीं कराएंगे। ठीक है, ये वाला जो है पेज ये रिपीट हो गया है। देखो ये कि सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, ये आप नज़र डालो। ब्लूप्रिंट किसका है? प्रश्न पत्र का। और ये उपचारात्मक बचाव निदान का, ये रॉस का है, स्टीफन एंड कोरे का है, ये भी करा दिया मैंने, ये आपको कराया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से आप समझिए ये वाला। ठीक, कह रहा है बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अधोपांत शिक्षक कक्षा में करता है। तो ये कथन किसका है? तो ये है रूसो महोदय का। किसका है? रूसो का है। अगला क्वेश्चन है, व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। तो व्यापक मूल्यांकन व्यक्ति के सभी पक्षों का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग यानी उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये भी देखिए, ये भी मैंने करा दिया है, ये पीडीएफ भी करा दी है। देखिए उत्तम परीक्षा की विशेषता क्या है? उपरोक्त सभी रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है। बच्चे के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन और भावात्मक पक्ष क्या है? उपरोक्त सभी, ये भी करा दिया। ब्लूप्रिंट का संबंध प्रश्न पत्र निर्माण से। उपचारात्मक शिक्षण बच्चों की त्रुटियों का पता लगाने से है। रॉस का कथन है बचाव निदान का ही उच्चतम स्तर है। और स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया? क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध करने का जो अधिकार है वो किस किस को है? देखो मैंने यही अभी कराया, शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, छात्रों और BSA को। ठीक है, तो ये भी मैंने PDF आपको करा दी। ठीक है, इस वाली को देखते हैं। यहाँ से आप समझिए, ये वो प्रश्न हैं जो पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, जो मैंने आपसे कहा था मैं आपको 2016, 17 और 18 के पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो वही 3 पेपर आप सॉल्व कराने जा रहे हैं। ये पहला पेपर आपके सामने है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। क्रियात्मक शोध का प्रवर्तक कौन है? तो क्रियात्मक शोध का है स्टीफन एम कोरे। याद कर लिया आपने। सतत और व्यापक मूल्यांकन का आरंभ 2009 में हुआ, ये भी हमने पढ़ा। अगला जो क्वेश्चन है, रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए हैं। 60 अंक प्राप्त करना क्या है? मापन है, ये भी पढ़ा था हमने। और ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई 1956 में, तो हमने ये भी पढ़ा था। ठीक है, सारे पढ़े हुए क्वेश्चन देखिए फंसे हैं आपके पेपर में। प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक कौन सी है? टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट है निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न है। निबंधात्मक जो परीक्षण होता है उसके प्रश्न होते हैं उदाहरणात्मक प्रश्न। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। तो रचना एवं प्रशासन की सुगमता नहीं है। ठीक है, बकाया समय की मितव्यता, फलांकन की सुगमता और पाठ्यक्रम की व्यापकता ये होती है। देखिए अगला क्वेश्चन जो मैंने आपको स्टार लगवाया था वही आ गया। समस्या हमारी हल भी हमारा। तो ये क्या है? समस्या हमारी हल भी हमारा क्रियात्मक शोध है। अगला है शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है। तो व्यवहार अनुभव, प्रेरणात्मक अनुभव या स्मृति अनुभव या अधिगम अनुभव। तो शैक्षिक मूल्यांकन का जो अंग है वो है अधिगम अनुभव। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, परिकल्पना होती है। तो परिकल्पना क्या है? समाधान का पूर्व अनुमान है।
परिकल्पना जो क्या है वो क्या है, समाधान का पूर्व अनुमान है। देखिए मापन का समान सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये गणित से संबंधित है। मैंने देखिए अगली जो परिभाषा है ये आई है, ये मैंने पहले ही स्टार लगाया था कि इस परिभाषा को आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये पेपर में आनी ही आनी है। तो देखो आ गई, कह रहा है मापन के निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है एस स्टीवेंसन। शैक्षिक उद्देश्यों के अंग कौन से हैं, तो बालक है, समाज है और विषय वस्तु है। उपरोक्त सभी वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 14वां क्वेश्चन कह रहा है बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला जो क्षेत्र है वो कौन से हैं, तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक ये सभी हैं। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, तो बोध का अंग मैंने ये भी क्वेश्चन करवाया है आपको, बाघ विस्तार, ये वाला भी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ये शायद 18 का पेपर था। ठीक है, ये 18 का पेपर था और इस प्रकार से जो मैं आपसे कह रहा था ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गए, तो ये भी पेपर था। ये देखिए 15 जो क्वेश्चन आपके कराए हैं ये 17 का पेपर है। 17 के क्वेश्चन सारे फंसे हुए हैं, जो मैंने करा दिया ये 17 का पेपर था। ठीक है, जो मैं आपसे कह रहा था ये रिपीट हो गया, ये पेपर है आया हुआ। ठीक है, ये 17 का पेपर था। सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए उन्हीं में से आया है 17 वाला पेपर। अब देखिए ये 16 वाला पेपर था, क्योंकि 15 क्वेश्चन की डिजिट यहाँ पे अति लघु की वो बहुविकल्प की, तो 15 क्वेश्चन आपके ये मैंने कराए थे। तो ये भी आपका पेपर था जो 2016 का। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने शैक्षिक मूल्यांकन, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के सारे विकल्प करा दिए, जो कि ऑल इन वन गाइड के अंतर्गत जो ठाकुर पब्लिकेशन की गाइड है उससे जो बने हैं या उससे लिए हैं, मैंने सारे के सारे आपको करा दिए। इसी तरह के सभी सब्जेक्टों के ऑब्जेक्ट वाली टाइप की वीडियो मैं आपको बना दूंगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दी है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी तो आप कॉन्टैक्ट करके भी समस्या का समाधान करा सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।